हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसमें शेष प्रश्न बचे हुए हैं, पहले इसको कवर करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारतीय उपग्रहों और उनके प्रक्षेपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चार कथन है, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, इनसैट श्रृंखला के सभी उपग्रह विदेशों से छोड़े गए, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, पीएसएलवी का प्रयोग आईआरएस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया गया, दूसरा सही है। तीसरा भी सही है, भारत ने जीएसएलवी के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित शीत जनित इंजनों का प्रयोग किया। और फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, इसमें दिया गया कि वर्ष 2001 में छोड़े गए जीएसटी में अंकीय प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए अर्जक भार है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जीएसएलवी एक त्रिचरणीय रॉकेट है जिसके तृतीय चरण में स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के द्वारा निर्मित है। 18 अप्रैल 2001 को जीसैट-1 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था डिजिटल श्रव्य प्रसारण इंटरनेट सेवाओं से संबंधित संचार प्रयोगों को संचालित करना। पीएसएलवी रॉकेट का प्रयोग आईआरएस श्रृंखला के उपग्रहों के अतिरिक्त चंद्रयान-1, रिसैट-2, अनुसैट आदि उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भी किया जा चुका है। और इनसैट-4C का प्रक्षेपण 10 जुलाई 2006 को श्रीहरिकोटा से किया गया था और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कथन 2, 3, 4 सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है। तो पहला है कि पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों की मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए जो है अभिकल्पित किया गया है। दूसरा है, पीएसएलवी के द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। तीसरा है, जीएसएलवी MK3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में ठोस रॉकेट मोटरों और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट आपका सही है, केवल 1। पीएसएलवी और जीएसएलवी दोनों ही इसरो के द्वारा विकसित उपग्रह प्रक्षेपण यान है। पीएसएलवी को लगभग 1750 किलोग्राम वजनी भू अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन या सुदूर संवेदी उपग्रहों को लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को दीर्घवृत्ताकार भू समकालीन अंतरण कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पहला कथन सत्य है। जीएसएलवी के द्वारा जीटीओ में स्थापित उपग्रहों को कक्षोन्नयन के पश्चात लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली भूतुल्यकालिक पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है और इस कक्षा में उपग्रह आकाश में ही एक ही स्थिति में स्थिर प्रतीत होता है। ठीक है। और जीएसएलवी MK3 एक त्रिचरणीय प्रक्षेपण यान है। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। तो SLV-3 जो है यह अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। रोहिणी इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की एक श्रृंखला है। रोहिणी श्रृंखला के अंतर्गत इसरो के द्वारा 4 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा चुका है। RS-D1 उपग्रह 31 मई 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग पृथ्वी का अवलोकन करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की एक श्रृंखला है। IRS-1D का प्रक्षेपण 29 सितंबर 1997 को किया गया था और इनसैट-2D उपग्रह का प्रक्षेपण 4 जून 1997 को किया गया था। SLV-3 जो है उपग्रह नहीं है बल्कि भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, GSLV-D2 जो हाल ही में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया है, तो बताना यह क्या है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। जीएसएलवी भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है। यह त्रिचरणीय यान इनसैट
सेकंड श्रेणी के उपग्रहों को जो है यानी 2000 से 2500 केजी को यानी 2000 से 2500 केजी को जो है भू समकालिक कक्षा में स्थानांतरण करने में सक्षम है। GSLV D2 जो है इस यान की द्वितीय विकासात्मक परीक्षण उड़ान थी और इसके द्वारा 1825 किलोग्राम वजनी संचार जो उपग्रह है GSAT जीसैट जिसे कहते हैं GSAT-2 इसको कक्षा में स्थापित किया और यह उड़ान 8 मई 2003 को संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 108 है, शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसैट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया है। यह उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? सही जवाब होगा 20 सितंबर 2004 को। एजुसैट या GSAT-3 विशेष रूप से शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा यानी इसरो के द्वारा इसका प्रक्षेपण 20 सितंबर 2004 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? आपको मालूम है, बताइए। इसका सही जवाब होगा सत्यभामा सैट। सत्यभामा सैट सत्यभामा विश्वविद्यालय चेन्नई के छात्रों के द्वारा निर्मित उपग्रह है और 1.5 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV C-34 के द्वारा जून 2016 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था। कहां से? तो सही जवाब होगा कोरू से। 21 मई 2011 को भारतीय समय अनुसार प्रातः 2:08 में जो है 800 टन वजनी एरियन 5 रॉकेट ने कोरू फ्रेंच गुयाना से उड़ान भरी थी और यह अपने साथ 2 दूरसंचार उपग्रहों को ले गया था, जिसमें एक भारत का GSAT-8 दूसरा सिंगापुर का ST-2 था। ठीक है, और इसके बाद 111 है, भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया है। किसके लिए? तो सैन्य संचार के लिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। GSAT-7 इनसैट की चौथी पीढ़ी का उपग्रह इनसैट-4F है, जिसे लोकप्रिय नाम रुक्मणी दिया गया है। GSAT-7 नौसेना को पूर्णतः समर्पित भारत का प्रथम जो है यह संचार उपग्रह है। 30 अगस्त 2013 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 से GSAT-7 को प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद 112 नंबर है, अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन जो हाल ही में चर्चित हुआ क्या है? भुवन क्या है आप बताइए। तो देखिए इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भुवन इसरो का पृथ्वी विषयक पोर्टल है जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। ठीक है, तो भुवन क्या है? इसरो के द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे भारत के भूभागों को 3D चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकेगा। गूगल अर्थ और विकीमैपिया की भांति जो है इसमें भूभागों को अलग अलग ऊंचाइयों से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, इसरो के द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण की दिनांक के साथ नीचे दी गई है। इन उपग्रहों में से जो 2 अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे वे हैं। कौन कौन से हैं? देखिए यह क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, यानी GSAT-4 और आपका GSAT-5P। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। GSAT-4 जो है अप्रैल 2010 में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित एक प्रायोगिक संचार उपग्रह है। GSLV D3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक चरण में आई खराबी के चलते अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त GSAT-5P जो है GSAT-5P GSAT श्रृंखला में प्रमोचित किए गए उपग्रहों में से 5वां उपग्रह था। GSAT-5P को कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि GSLV जो F-06 रॉकेट है इस मिशन को पूरा नहीं कर सका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 114, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? कौन सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो GSAT-10। ध्यान रखिएगा, 29 सितंबर 2012 को भारत के दूरसंचार उपग्रह GSAT-10 को फ्रेंच गुयाना कोरू से एरियन 5 इसी रॉकेट से जो है यह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ध्यान रखिएगा। और इसके साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित जो प्रश्न बचे हुए थे कवर हो चुके हैं।
तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रक्षा प्रौद्योगिकी। तो रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतीय रॉकेटों के जनक जो हैं वो है एपीजे अब्दुल कलाम। इनके निर्देशन में जुलाई 1983 में एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे आईजीएमडीपी जो कहते हैं, इनका गठन किया गया। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने 6 वर्षों की लघु अवधि में भारत की 5 प्रक्षेपास्त्र प्रणाली पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश, त्रिशूल का सफल परीक्षण और विकास संपन्न कर दिया। इसमें से पृथ्वी, अग्नि और आकाश की सैन्य तैनात भी हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी, अग्नि और आकाश की सैन्य तैनात मतलब कि सेना के द्वारा तैनाती की जा चुकी है। आईजीएमडीपी मूलतः जो है 12 वर्षों के लिए प्रायोजित था, लेकिन नाग और त्रिशूल को लेकर कई बाधाएं थी। फलतः डीआरडीओ ने 25 वर्षों के उपरांत 2008 में इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन कर दिया, लेकिन इस अवधि में भारत ने कई और उन्नत श्रेष्ठ प्रणाली विकसित कर ली है। मसलन हवा से हवा में मारक यानी एएम अस्त्र जो है, एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम की उत्पादन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी मारक दूरी 290 किलोमीटर है और यह अपने साथ जो है 300 किलोग्राम का पारंपरिक युद्ध शीर्ष ले जा सकती है। तो ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है 290 किलोमीटर है और ये अपने साथ कितने जो है युद्धक यानी विस्फोटक ले जा सकती है, तो 300 किलोग्राम, और इसकी मारक दूरी और भी बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल यह सतह से सतह पर मारक प्रक्षेपास्त्र है, जिसका पहला परीक्षण सार केंद्र श्रीहरिकोटा से 27 फरवरी 1988 को किया गया था। पृथ्वी के कई प्रारूप हैं। पृथ्वी 1 थल सेना को सौंपी जा चुकी है, जो 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ 150 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। तो 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ यह 150 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। इसके बाद पृथ्वी सेकेंड, इसकी जो मारक क्षमता है 250 से 350 किलोमीटर है और यह अपने साथ 500 किलोग्राम की युद्ध सामग्री ले जा सकती है और यह वायुसेना को सौंपी जा चुकी है। तीसरा है पृथ्वी थर्ड, इसका नौसैनिक संस्करण है और पृथ्वी मिसाइल जो है ये द्रव प्रणोदक मतलब कि संचालित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रहार मिसाइल। देखिए, प्रहार मिसाइल 1.2 टन भारी है, 7.8 मीटर लंबी है। प्रहार एक चरणीय ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र है। प्रहार को बिना किसी पूर्व तैयारी के 2 से 3 मिनटों की नोटिस पर दागा जा सकता है, जबकि पृथ्वी मिसाइलों के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। त्वरित जवाबी कार्यवाही के लिए ही प्रहार जो है बनाई गई है। त्वरित और तीव्र प्रतिक्रिया ही प्रहार की विशिष्टता है। 200 किलोग्राम भार का पारंपरिक और नाभिकीय शीर्ष ले जाने में सक्षम यह प्रक्षेपास्त्र 250 सेकेंड में 150 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। 21 जुलाई 2011 को प्रातः 8:20 अंतरिम परीक्षण केंद्र चांदीपुर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स थर्ड से प्रहार का प्रथम परीक्षण किया गया। इसके बाद देखिए अग्नि का जो क्रम है इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अग्नि वजूद में आई, जिसके 3 परीक्षण 22 मई 1989, 29 मई 1992 और 19 फरवरी 1994 को आईटीआर चांदी से किए गए। अग्नि 2 चरणीय प्रक्षेपास्त्र थी, जिसके प्रथम चरण में ठोस और दूसरे चरण में द्रव प्रणोदक का इस्तेमाल किया गया था, अतः सेना में इसकी तैनाती नहीं हो सकती थी। यह अग्नि का तकनीकी प्रदर्शन मात्र था। 11 अप्रैल 1999 को इसके उन्नत संस्करण अग्नि सेकेंड का सफल परीक्षण अंतरिम परीक्षण केंद्र चांदीपुर से किया गया, जो 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 20 मीटर लंबी 16 टन भारी अग्नि सेकेंड ठोस प्रणोदक संचालित 2 चरणीय प्रक्षेपास्त्र है, जो सैन्य तैनाती के दृष्टि से ठोस प्रणोदक प्रणालियां उपयुक्त होती हैं, क्योंकि ठोस प्रणोदकों को महीने पूर्व भर कर रखा जा सकता है और ऐसी मिसाइलों को क्षण भर की नोटिस पर दागा जा सकता है। सतह से सतह पर मारक अग्नि 1 की ऊंचाई 15 मीटर और उड़ान भार 15 टन है। यह एक चरणीय ठोस प्रणोदक संचालित यह प्रक्षेपास्त्र
1000 किलोग्राम की युद्ध सामग्री के साथ 700 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। इसका पहला परीक्षण 25 जनवरी 2002 को ITR चांदीपुर से किया गया था। यह सेना में तैनात भी हो चुका है। अग्नि सेकंड है, यह भी सैन्य में मतलब कि सैन्य तैनाती इसकी भी हो चुकी है। अग्नि सेकंड की प्रौद्योगिकी परिपक्व हो जाने के बाद अग्नि थर्ड के विकास का जो मार्ग था प्रशस्त हो गया। इसका पहला सफल परीक्षण 12 अप्रैल 2007 को संपन्न हुआ और अग्नि थर्ड 1500 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ 3000 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। DRDO ने अग्नि 2 और 3 के बीच की दूरियों के सेतु बंधन के लिए अग्नि 2 के 9 संस्करण अग्नि सेकेंड प्राइम का विकास किया, जो आगे चलकर इसे अग्नि सेकेंड प्लस की संज्ञा दी गई। लेकिन अपनी पहली सफल उड़ान में ही पहली इसकी जो सफल उड़ान थी 15 नवंबर 2011 और इसने पहली ही सफल उड़ान में 3500 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित लक्ष्य का भेदन कर दिया और DRDO ने इसे अग्नि 4 की संज्ञा दी। और अग्नि 4 जो है यह 17 टन वजनी है, 20 मीटर लंबी है। अग्नि 4 ठोस प्रणोदक संचालित द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र है और यह अपने साथ 1000 किलोग्राम की युद्ध सामग्री ले जाने में भी सक्षम है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम आता है अग्नि 5 का। इसका पहला विकासात्मक परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को, जबकि दूसरा परीक्षण 15 सितंबर 2013 को संपन्न हुआ था। उल्लेखनीय है कि 17.5 मीटर लंबा और 50 टन वजनी अग्नि 5 एक त्रिचरणीय प्रक्षेपास्त्र है। यह ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र अपने साथ 1 से लेकर जो है 1.5 टन पारंपरिक और नाभिकीय दोनों युद्ध शीर्ष ले जाने में सक्षम है। यद्यपि इसकी जो आरंभिक मारक दूरी है 5000 किलोमीटर है, लेकिन इसे 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रगति प्रक्षेपास्त्र। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत ने सतह से सतह तक मार करने वाली लघु दूरी की एक नई मिसाइल प्रगति का विकास किया है। सामरिक दृष्टि से अहम इस मिसाइल की मारक क्षमता 60 से 170 किलोमीटर तक है। यह नई मिसाइल प्रहार प्रक्षेपास्त्र पर आधारित है, जिसका विकास DRDO के द्वारा भारतीय थल और वायु सेना के लिए किया गया था। मामूली बदलावों के साथ प्रहार प्रक्षेपास्त्र के निर्यात संस्करण के स्वरूप को जो है प्रगति संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, 7.4 मीटर लंबी और 0.42 मीटर व्यास वाली यह मिसाइल लगभग 200 किलोग्राम भार का पारंपरिक युद्ध शीर्ष वहन करने में सक्षम है। 1280 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल प्रक्षेपण के पश्चात 35 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पहुंचकर वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर 250 सेकेंड में 170 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। इसके बाद है निर्भय क्रूज मिसाइल। इसके बारे में भी देख लेते हैं। निर्भय भारत के द्वारा विकसित एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल को कहते हैं जो ध्वनि का वेग है 1 मैक, इससे कम गति से गतिमान होती है, जबकि सुपरसोनिक मिसाइल वे होती हैं जो ध्वनि के वेग से 1.2 से लेकर मतलब कि 5 गुना तक तीव्र वेग से गतिमान होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें 5 से लेकर 10 मैक की गति से उड़ान भरती हैं। निर्भय जो है सतह से सतह पर मारक प्रक्षेपास्त्र है, यानी यह सतह से सतह पर जो है मारक मिसाइल है। यह लंबी दूरी का एक द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र है। यह 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में भी सक्षम है। उल्लेखनीय है कि निर्भय मिसाइल एक रॉकेट की तरह लॉन्च की जाती है, लेकिन एक निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इसमें लगे पंख खुल जाते हैं, फिर एक विमान की तरह काम करने लगती है। ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर के अलग हो जाने के पश्चात इसमें लगा टर्बोफैन इंजन मिसाइल को आगे ले जाने में सक्षम होता है। निर्भय निम्न उच्चांशों पर भी उड़ान भर सकती है, मसलन यह पहाड़ियों और उनके चारों ओर चक्कर लगा सकती है, और यह रडारों की पकड़ से जो है क्या मतलब कि बाहर भी हो सकती है, यानी रडारों के पकड़ में नहीं भी आती है, और इसीलिए इसे ट्री टॉप मिसाइल भी कहते हैं। रक्षा जो डिफेंस जो विशेषज्ञ थे, रक्षा विशेषज्ञ इसे अमेरिकी टोमाहॉक के समतुल्य मानते हैं। इसके बाद है अमोघ 1 प्रक्षेपास्त्र। इसके बारे में भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अमोघ 1 स्वदेश विकसित द्वितीय पीढ़ी की एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और विकसित यह पहली मिसाइल है
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व तक बीडीएल, डीआरडीओ आदि के द्वारा डिजाइन और विकसित मिसाइलों का उत्पादन ही करती आई है। अमोघ 1 मिसाइल का अधिकतम 2.8 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। 10 सितंबर 2015 को अमोघ 1 मिसाइल का परीक्षण मध्य प्रदेश स्थित बबीना सैन्य रेंज से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नेक्स्ट है के मिसाइल श्रृंखला, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत ने स्थल एवं वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों की एक मजबूत श्रृंखला विकसित कर ली है, जबकि जल के अंदर से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों के विकास के दिशा में यह अग्रसर है। जलमग्न पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली के मिसाइलों की श्रृंखला का विकास भारत के द्वारा किया जा रहा है और इस परियोजना का कोड नाम मिसाइल मैन एवं दिवंगत भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इसके श्रृंखला की यानी जो के श्रृंखला है, इसकी मिसाइल को स्वदेशी परमाणु सक्षम पनडुब्बी अरिहंत पर स्थापित किया जाएगा और इस श्रृंखला की प्रथम मिसाइल सागरिका है। सागरिका इसका नाम याद रखिएगा, जिसका कोड नाम है के-15। सागरिका के कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। सागरिका परमाणु सक्षम मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। जल के अंदर से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों की मारक क्षमता के विस्तार के लिए के-4 मिसाइल का विकास किया गया। के-4 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है और के-4 एक परमाणु सक्षम पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा ब्लैक परियोजना के तहत गोपनीय रूप से किया गया है। के-4 17 टन वजनी मिसाइल है तथा अपने साथ 2000 किलोग्राम तक परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। इसके बाद है भारतीय प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली। देखिए, भारत का प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र प्रतिरक्षा कार्यक्रम यानी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास और उसकी तैनाती के दिशा में एक पहल है। इस कार्यक्रम के तहत एक द्विस्तरीय प्रणाली का विकास किया गया है जिसमें 2 इंटरसेप्टर मिसाइल और एक पीएडी यानी पृथ्वी एयर डिफेंस तथा एएडी शामिल है। यह कार्यक्रम मुख्यतः बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों से सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। ठीक है, और इसके बाद एएडी मिसाइल, इसके बारे में देख लेते हैं। एएडी मिसाइल एकल चरणीय ठोस ईंधन संचालित मिसाइल है। तो याद रखिएगा, जो एएडी मिसाइल है यह एकल चरणीय ठोस ईंधन संचालित मिसाइल है और इन मिसाइलों को निम्न ऊंचाइयों पर शत्रु मिसाइलों के अवरोधन के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में यह मिसाइल अंतः वायुमंडल यानी इंडो एटमॉस्फेयर में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइलों के अवरोधन में सक्षम है और इस मिसाइल का पहला परीक्षण 6 दिसंबर 2007 को संपन्न हुआ था। इसके बाद है पीएडी मिसाइल। पीएडी मिसाइल क्या है? पीएडी मिसाइल एक द्विचरणीय मिसाइल है। इसका प्रथम चरण ठोस ईंधन जबकि द्वितीय चरण तरल ईंधन चालित है। इस मिसाइल को अधिक ऊंचाई पर शत्रु मिसाइलों के अवरोधन के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में यह मिसाइल बाह्य वायुमंडल बाह्य वायुमंडल यानी 100 एटमॉस्फेयर में 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइलों के अवरोधन में यह सक्षम है और इस मिसाइल का पहला परीक्षण 27 नवंबर 2006 को संपन्न हुआ था। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, भारत की टैंक रोधी मिसाइल कौन है? तो भारत की टैंक रोधी मिसाइल नाग है। ध्यान रखिएगा, नाग भारत की एक टैंक रोधी मिसाइल है। इसके भूमि संस्करण की मारक रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। इसका मूल मंत्र दागो और भूल जाओ है। इसका जो मूल मंत्र क्या है? दागो और भूल जाओ। इसका प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। इसमें ठोस प्रणोदक के रूप में ध्रुव रहित उच्च ऊर्जा स्वित नाइट्रोमीन इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। पृथ्वी क्या है बताइए? पृथ्वी क्या है? त्रिशूल क्या है? पिनाका क्या है? निशांत क्या है? तो आपको मालूम है पृथ्वी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी देखिए सतह से सतह तक मार करने वाला लघु दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल यह सतह से वायु तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है
पिनाका यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली। और निशान चालक रहित दूरस्थ चालित विमान है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के सतह से वायु में मार करने वाली जो मिसाइल है कौन है? तो भारत की सतह से वायु में मार करने वाली जो मिसाइल है वो है आपका त्रिशूल, सी ऑप्शन। त्रिशूल जो है भारत के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत विकसित सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों की श्रृंखला है, जबकि नाग डीआरडीओ द्वारा दागों और भूल जाओ के तर्ज पर विकसित टैंक भेदों यानी एंटी टैंक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? आपको मालूम है, सही जवाब होगा पृथ्वी। इसके बाद 5 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है? बताइए, जो सही सुमेलित है वह है आपका नाग। यह प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, यानी एंटी टैंक जो है यह मतलब कि प्रक्षेपास्त्र है, ध्यान रखिएगा। जो नाग है इसका जो मूल मंत्र है दागो और भूल जाओ है, यह इसके सिद्धांत पे संचालित होने वाली तृतीय पीढ़ी का यानी थर्ड जनरेशन की जो है यह एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली, और जबकि पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पिनाका क्या है? यह एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा मिसाइल नहीं है? तो पिनाका जो है यह मिसाइल नहीं है, यह रॉकेट लॉन्चर है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 में आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो आपको मालूम है नाग क्या है, अग्नि क्या है, पृथ्वी क्या है, त्रिशूल क्या है। इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो आप इसका कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए जो अग्नि है यह माध्यमिक परास बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नाग जो है यह टैंक रोधी मिसाइल है, और त्रिशूल यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और इसकी मारक क्षमता 8 से 9 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है, ठीक है। जो अस्त्र है यह दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। यह उन्नत प्रक्षेपास्त्र लड़ाकू विमान चालकों को अधिकतम 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों पर निशाना लगाने और मार गिराने की क्षमता देता है। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 20 मई 2011 को इसका जो है इस मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया था, और 16 से 19 सितंबर 2019 के मध्य 16 से 19 सितंबर 2019 के मध्य अस्त्र मिसाइल के 5 सफल उड़ान परीक्षण जो है उड़ीसा तट से किए गए, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है। तो प्रक्षेपास्त्र जो अस्त्र है यह हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशीय अभिकल्पित और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा यानी डीआरडीओ के द्वारा जो है विकसित प्रक्षेपास्त्र है, तो कौन सा है? सही जवाब होगा अस्त्र। देखिए भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित और डीआरडीओ के द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित यानी स्वदेशी डिजाइन प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, और इसका विकास जो है किसने? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है, और इसकी मारक क्षमता 80 से 110 किलोमीटर है। 11 नंबर है, डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा त्रिशूल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तकनीकी खामियों के चलते अपनी महत्वाकांक्षी त्रिशूल प्राध्वनिक प्रक्षेपास्त्र यानी सुपरसोनिक मिसाइल परियोजना को 27 फरवरी 2008 को बंद कर इसे शोध एवं विकास के श्रेणी में शामिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया है, एक है, क्या है? प्राध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है। भारत की लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? सही जवाब है नाग, सी ऑप्शन। दिए गए विकल्प में नाग मिसाइल की मारक रेंज सबसे कम है। नाग मिसाइल का भूमि संस्करण अधिकतम 4 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। पृथ्वी 1 मिसाइल की जो मारक रेंज है 150 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के अन्य संस्करणों की तुलना में सबसे कम है। अग्नि मिसाइल के विभिन्न संस्करणों में न्यूनतम मारक क्षमता जो है अग्नि 1 की है, जो 700 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर तक है। अर्जुन तृतीय पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, ध्यान रखना है। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है किससे? अग्नि नाम किससे जुड़ा हुआ है? सही जवाब होगा भारत के द्वारा तैयार की गई मिसाइलों से। प्रक्षेपास्त्र विज्ञानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने, इनके कुशल नेतृत्व में 1980 के दशक में भारत में प्रारंभ किए गए समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत अग्नि मिसाइल का विकास किया गया। अग्नि माध्यम यानी अग्नि मध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज तक मार करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्रों का एक समूह है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 4 इनकी जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं में तैनाती हो चुकी है। अग्नि 5 परीक्षण के चरण में, जबकि अग्नि 6 का विकास की प्रक्रिया में है। तो अग्नि 5 जो है परीक्षण के चरण में है और अग्नि 6 जो है यह विकास के प्रक्रिया में भी है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो सही जवाब होगा कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता। तो आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए 29 अक्टूबर 2003 को भारतीय नौसेना में शामिल इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रामक पोत है, जिसके निर्माण में इजराइल से सहायता प्राप्त हुई थी। कुछ विषाणु पर्यावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और मतलब कि ये जो परमाणु है प्रदूषण कम करने में सहयोग देते हैं। ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका निर्माण भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। टाइफा एक कंप्यूटर वायरस है और इस प्रकार दिए गए कथनों में विकल्प बी का कथन जो है असत्य है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्य क्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया। दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्य क्षेत्र में निम्न ताप अवस्था के प्रयोग की जो क्षमता है इसको प्राप्त कर ली है। देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, पहला सिर्फ स्टेटमेंट सही है। कैसे? देखिए अक्टूबर 2006 में भारत के द्वारा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्वदेश विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया था। भारत पूर्ण रूप से विकसित निम्न ताप अवस्था यानी क्रायोजेनिक स्टेज का परीक्षण करने वाला विश्व का छठा देश था। भारत के पूर्व यह सफलता निम्न देशों को जो है अर्जित थी। कौन कौन? तो अमेरिका, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, चीन और जापान। तो भारत का कौन सा स्थान था? छठा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है आपको बताना है। दो कथन है इसमें। पहला है, पृथ्वी सेकंड से लैस होने पर आईएएफ विश्व की एकमात्र वायुसेना है जिसकी कमान में जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र है। और दूसरा है, सुखोई 30 MKI जो है ये जेट लड़ाकू हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाले सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का प्रक्षेपण कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा इसमें और भी है। सी है, त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला प्राधानिक प्रक्षेपास्त्र है और उसका प्रास जो है 30 किलोमीटर है। और डी है, स्वदेश में निर्मित आईएनएस प्रबल जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण कर सकता है। इसमें जो सी है आपका सही है, त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला प्राधानिक प्रक्षेपास्त्र है और उसका मारक जो क्षमता है 30 किलोमीटर है, जो प्रास है 30 किलोमीटर है। तो सी जो है असत्य है, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। देखिए त्रिशूल जो है इसलिए असत्य है जो ऑप्शन में दिया गया है। त्रिशूल भारत के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत विकसित होने वाली लघु रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो यह लघु रेंज की जमीन से हवा में, ध्यान रखिएगा, जो त्रिशूल है यह जमीन से हवा में, ठीक है, जिसकी मारक रेंज कितना है 9 किलोमीटर, न कि 30 किलोमीटर।
फरवरी 2008 को भारत ने आधिकारिक रूप से त्रिशूल मिसाइल परियोजना को बंद करने की घोषणा कर दी थी। अन्य जो प्रश्नगत कथन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया। दूसरा, पृथ्वी सेकंड एक थल से थल मिसाइल है, यानी थल से थल मिसाइल है और वह महानगरों पर हवाई हमलों के या हवाई हमलों से रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। तो बताइए इनमें से कौन सही है। देखिए इसमें से जो है पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पृथ्वी सेकंड जो है यह कम दूरी तक मार करने वाला तरल ईंधन चालित सतह से सतह तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और यह 500 किलोग्राम के पेलोड के साथ 250 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया और इस परीक्षण में पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल को 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराया और इस प्रकार पृथ्वी सेकंड जो है वस्तुतः इस परीक्षण में आक्रामक मिसाइल थी, न कि रक्षक मिसाइल। महानगरों पर हवाई हमलों से रक्षण के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें उपयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर है, यानी वायुयान है। ये वायुयान है यह बनाए जाते हैं, बताइए कहां पे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो भारतीय वायुसेना के द्वारा अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर जो वायुयान है C-130J सुपर हरक्यूलिस प्रोग्राम में लाया जा रहा है, जिसके लिए C-130J सुपर हरक्यूलिस निर्माता लॉकहीड मार्टिन कंपनी से IAF ने 2008 में लगभग 1.1 बिलियन डॉलर का समझौता किया था। लॉकहीड मार्टिन कंपनी का जो मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सितंबर 2013 में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की खरीद को जो है मंजूरी प्रदान कर दी थी। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का जो है कार्य करता है। सही जवाब होगा इल्यूशियन जो है IL-78। तो जो इल्यूशियन है यह IL-78 जो है यह विमान जो है हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का जो है कार्य करता है। ठीक है, और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 21 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।